Hello students, how are you all? All okay? Okay. चैप्टर 11 खत्म हो गया। आज हम 12 चैप्टर करेंगे। जुनून की मलिका अरुणिमा सिन्हा। पर्वतारोहण से क्या तात्पर्य है? चलो, और आप कौन कौन से पर्वतारोहियों के नाम जानते हैं? याद है आपको? चलो बोलो कौन? हाँ, बचेंद्री पाल, यस। और झुमको ताबई, है ना? और नहीं पता? ठीक है, तो आज हम जानेंगे पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा के बारे में, है ना? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर विजय पताका फहराने वाली अरुणिमा सिन्हा अपने जुनून को एवरेस्ट से भी बड़ा मानती है। एवरेस्ट पर उन्होंने अपना झंडा फहराया था, है ना? यह उनका जुनून ही है जिसने बायां पैर न होते हुए भी उन्हें एवरेस्ट की ऊंचाई छूने में कामयाबी दिलाई। तो बच्चों, क्यों ना उनकी बहादुरी और कामयाबी की दास्तान आप उन्हीं की जुबानी सुने। चलो, आज हम उनकी स्टोरी सुनेंगे, है ना? मैं आज सफलता के आसमान पर हूँ, एवरेस्ट के ऊपर हूँ। मैं जो चाहती थी वह मैंने पाया है। मेरे पैरों ने भी मेरा साथ दिया। क्या हुआ जो मेरे पास मेरा बायां पैर नहीं है? उनका ना एक पैर नहीं था, कृत्रिम पैर था। कृत्रिम यानी नकली, बनावटी। तो कृत्रिम पैर ने मुझे परायेपन का एहसास तक नहीं होने दिया। एहसास यानी अनुभव। उनको जरा भी नहीं लगा कि ये मेरा नकली पैर है, और उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की। बोलो, एक पैर क्या, मेरे पास और कुछ भी न होता तब भी मैं यहीं पर होती। ऊंचाई ही मुझे पुकारती है। मेरे बुलंद इरादों पर कोई बाधा नहीं डाल सकता। मैं वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलना चाहती थी, हॉकी चैंपियन बनना चाहती थी, लेकिन मेरी कटी हुई टांग ने मुझे नियम कानून से बंधे खेलों में जाने से रोक दिया। अब लोग कहते हैं कि कानून पैरों में बंधी बेड़ियों के समान होता है। मेरे पास तो एक पैर भी नहीं था, लेकिन पर्वत पर चढ़ने से मुझे कोई नहीं रोक सका, है ना? मैं वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलना चाहती थी, हॉकी खेलना चाहती थी, पर पैर के बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। पर पर्वत पर चढ़ने पर मुझे किसी ने नहीं रोका। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एवरेस्ट फतह यानी विजय करने की अपने दिल की इच्छा जताई तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। आज वे लोग ही देखे कि मैं कहाँ पर हूँ। अरे, केवल पैरों से चलकर मंजिल मिल जाती तो अरबों लोग अपनी मंजिलों पर पहुंच गए होते, है ना? अब यह तो हौसला होता है जो आपको कहीं भी पहुंचा देता है। जैसे मैं आज यहाँ पर हूँ, श्वेत बर्फ से ढकी पहाड़ियों और स्वच्छ नीले आकाश के नीचे, है ना? अगर आपका हौसला बुलंद है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। वो आपको कहाँ भी पहुंचा सकता है। मेरा नाम है अरुणिमा सिन्हा। मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के शाहजादपुर क्षेत्र में रहती हूँ। हम लोग मूलतः बिहार के हैं। वे लोग बिहार के थे और शाहजादपुर क्षेत्र में रहते थे। पिता उनके फौज में थे और बाद में वो लोग सुल्तानपुर आ गए थे।
जब मैं 4 साल की थी तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था। जब वे 4 ईयर की थी ना, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था और उनका एक छोटा भाई और बड़ी बहन था। तो आप समझ सकते हैं कि बिना पिता के परिवार की क्या हालत होती है। मेरी माँ अंबेडकर नगर आ गई और वहाँ के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई उन्हें। अब किसी तरह जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। माँ नौकरी करने लगी तो अब मुझे भी पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा गया, लेकिन मेरा मन तो खेलने में ही था। पर माँ ने भी मुझे कभी खेलने में टोका नहीं था। मेरी माँ और दीदी तो जैसे मेरे पीछे दीवार बनकर खड़ी रहती थी। मैंने फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल सब कुछ खेला। अब खेलने के लिए स्टिक लेकर जब निकलती थी तो मोहल्ले के लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते थे, यानी मजाक उड़ाते थे और कहते थे, देखो जा रही है झांसी की रानी बनकर खेलने के लिए। पर मैंने उनकी बात की कभी परवाह नहीं की। मैंने समाज शास्त्र में एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। एसएस में देखो, एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की है ना, आर्ट में। अब खेलना मेरे लिए जुनून के समान ही था। मैंने आसपास के जिलों में वॉलीबॉल खेला, कई पुरस्कार भी जीते, लेकिन मेरा जुनून बढ़ता ही गया। मैंने राष्ट्रीय स्तर भी खेलों में भाग लिया। केवल खेल से पेट नहीं भरता है ना, इसलिए मुझे आमदनी का कोई और जरिया ढूंढना पड़ा, यानी पैसे। पैसे के लिए तो मुझे खेल से क्या होता, खाने तो नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। एक दिन नोएडा में CISF के दफ्तर में जाने के लिए घर से निकल पड़ी। वह दिन था अप्रैल 2011 का। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी दुनिया बदलने जा रही है। पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में खिड़की के पास बैठी रात के अंधेरे में जुगनू जैसी मैं किसी रोशनी की तलाश कर रही थी। वो पद्मावती एक्सप्रेस में ट्रेन के डिब्बे में खिड़की के पास बैठी थी। तभी कुछ लड़के आए और उन्होंने अरुणिमा के गले में पड़ी चेन पर झपटा मारा और हाथापाई में वे मुझे दरवाजे के पास तक ले गए और ऐसी लात मारी कि चलती ट्रेन से बाहर गिट्टियों के बीच लौटती सी नजर आई कि मेरे पैर से ऊपर से ट्रेन के कितने पहिए गुजरते चले गए। उस समय रात के 1:30 बजे थे और ट्रेन बरेली के पास थी। कुछ सोचने समझने से पहले दर्द ने मुझे बेसुध कर दिया था। तो लड़कों ने क्या किया, वो चेन के लिए झपटा झपटी में वो उनको खींच के ले गए और ट्रेन से जैसे ही धक्का दिया तो ट्रेन के नीचे उसके पैर आ गए और पैर के ऊपर से पटरी चली गई। तो उनको दर्द इतना हुआ, रात को 1:30 बजे थे तब बरेली के पास, तो वो बेहोश हो गई थी। और बीच बीच में जब उनकी तंद्रा टूटती, तंद्रा यानी बेहोशी की हालत में जब होते हैं ना, तो कभी कभी आंखें खुलती है ना, तब वो देखती थी कि मैं तो अभी भी ट्रेन की पटरियों के किनारे पड़ी हूँ, क्योंकि रात थी ना, वहां पर कोई नहीं था। अब पौ फटने पर, यानी जब सुबह हुई तो लोग रेल की पटरियों की तरफ आए तो मुझे वहां पड़ा पाया। तो उन्होंने मेरा नाम पता पूछा और शायद आधी बेहोशी में मैंने घर का टेलीफोन नंबर बता दिया था। फिर जीजाजी ने उनसे कहा कि इतनी मदद और कर दे कि जब तक वे आए समय नष्ट न करके मुझे किसी अस्पताल में पहुंचा दिया जाए। सुबह 7 बजे के करीब मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों ने उन्हें अस्पताल भेज दिया था और उनकी टांग कट गई थी। अब मीडिया द्वारा शोर मचाने पर मुझे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहां से फिर मुझे एम्स ले जाया गया।
डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया। अब वो बच तो गई है। एक पैर कट जाने के कारण मैं बहुत मायूस हो गई थी, वो उदास हो गई थी। माँ और दीदी ने मुझे हिम्मत न हारने की सलाह दी। बहन की प्रेरणा ने मेरे मन में यह बात ला दी कि कुछ ऐसा करूं जिसे दुनिया देखे। क्यों ना एवरेस्ट पर चढ़ूं। बिना पैर के एवरेस्ट पर चढ़ना मुझे बेहतर लगा, सबसे बेहतर। असली चुनौती थी मेरे सामने, है ना। चुनौती या नहीं, मुश्किलों को ललकारना। आसान काम तो हर कोई कर लेता है, मुश्किल काम कौन करेगा, है ना। तो अमेरिका निवासी डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव और उनके भाई शैलेश श्रीवास्तव ने जो इनोवेटिव नाम से एक संस्था चलाते हैं, उन्होंने मेरे लिए कृत्रिम पैर बनवाया, जिसको पहनकर मैं आज भी चलती हूँ। बनावटी पैर बनता है ना। अब 2011 के अंतिम सप्ताह में जब मुझे एम्स से छुट्टी मिली, तो मैं अपने साथ उस हादसे को भूलकर एक बेहद कठिन और असंभव से प्रतीत होने वाले लक्ष्य को साथ लेकर अस्पताल से बाहर निकली मैं। बस यही लक्ष्य था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करना। अब कोई भी दिव्यांग अब तक ऐसा नहीं कर पाया था। दिव्यांग यानी जिसके शरीर का कोई अंग ना हो या कोई अंग काम ना करता हो, वो। कटा हुआ बायां पैर और दाएं पैर की हड्डियों में पड़ी लोहे की छड़। दाएं पैर में भी लोहे की छड़ थी। देखो, शरीर पर जख्मों के निशान के साथ एम्स के बाहर आते ही मैं सीधे अपने घर न जाकर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय पर्वतारोही बचेंद्री पाल से मिलने जमशेदपुर पहुंची। और पाल ने हम पहले तो मेरी हालत देखते हुए मुझे आराम करने की सलाह दी कि पहले तो तुम आराम कर लो, लेकिन मेरे बुलंद हौसलों के आगे वे भी हार मान गई। और बचेंद्र पाल की निगरानी में मैंने नेपाल से लेकर लेह, लद्दाख में पर्वतारोहण के गुर सीखे। उत्तराखंड में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और जमशेदपुर में टाटा स्टील एडवेंचर में प्रशिक्षण लेने के बाद की चढ़ाई शुरू की। और 52 दिनों की 52 दिन, है ना, कि दुश्वार यानी मुश्किल चढ़ाई के बाद आखिरकार 21 मई 2013 को मैं एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बनी। अब जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव के चलते निराशापूर्ण जीवन जी रहे युवाओं में प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए मैंने अब दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया है। उनमें से मैं 5 तो तय कर चुकी हूँ और इसी बीच समय निकालकर मैं उन्नाव के बेथर गांव में शहीद चंद्रशेखर आजाद दिव्यांग खेल अकादमी और प्रोस्थेटिक लिम्ब रिसर्च सेंटर के रूप में अपने सपने को आकार देने में जुटी हूँ। मेरी इच्छा अपने जैसे विकलांग लोगों की मदद करना है और इस अकादमी से जब मेरे जैसे ऊंची चाह रखने वाले लोग निकलेंगे तब मुझे लगेगा कि मैं कुछ ही सही परंतु उनको कोई तो प्रेरणा दे पाई, है ना। तो मेरे जीवन का मूल मंत्र क्या है कि कठिनाइयों को ही अपनी ताकत बना लेने से सफलता कदम चूमती है ना। तो इस पाठ से हमें क्या सार मिलता है कि लगन, मेहनत, जोश व आत्मविश्वास के बल पर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उसी बात को साबित कर दिखाया अरुणिमा सिन्हा ने, है ना। और विकलांग होने के बावजूद उन्होंने विश्व के सर्वोत्तम शिखर एवरेस्ट की चढ़ाई करने में सफलता हासिल की। ठीक है, ओके, चैप्टर खत्म हो गया।